हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सभी का अपना हार्दिक अभिनंदन। मैं दीपक शर्मा आपको स्टैटिस्टिक्स से सांख्यिकी का अध्ययन करवा रहा हूं। आज अब हमारी जो सेकंड अध्याय चल रहा है सांख्यिकी का, प्रथम अध्याय को हम पूर्ण कर चुके थे। सेकंड अध्याय में हमने विद्वानों के अनुसार जो सेकंड चैप्टर का नाम था वो क्या था हमारा, वो सांख्यिकी के कार्य एवं महत्व थे। तो उसमें हमने अपने पूर्व वाले क्लास के अंतर्गत हमने विद्वानों के अनुसार जो सांख्यिकी के कार्य बताए गए थे उनमें से उन परिभाषाओं में से जो प्रमुख कार्य बताए गए थे, चार कार्य बताए गए थे। कौन कौन से थे? वो समकों का संग्रहण करना, उनका विश्लेषण करना, विश्लेषण करने के साथ साथ जो समंक थे हमारे उन समंकों से संबंधित उनका प्रस्तुतिकरण करना और उन समंकों का निर्वचन करना। ये चार प्रकार प्रमुख कार्य बता दिए गए थे। आगे हम चलते हैं, उन विद्वानों के अलावा भी और कार्य बताए गए सांख्यिकी के, उन कार्यों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। हेडिंग डाल लेना, सांख्यिकी के कार्य। हेडिंग डाल लीजिए सभी बच्चों, सांख्यिकी के कार्य। सांख्यिकी के कार्य, अन्य कार्य बताए गए हैं सांख्यिकी के। जो हमने कल कार्य पढ़े थे विद्वानों के थे, आज कुछ अन्य कार्य बताए गए हैं जो सामान्य तौर पर सांख्यिकी के अंतर्गत किए जाते हैं। ठीक है, तो इन कार्यों के अंतर्गत हमारे प्रमुख विद्वान रहे हैं रॉबर्ट डब्ल्यू बर्गेस। कौन सा नाम होगा? रॉबर्ट डब्ल्यू बर्गेस। प्रमुख विद्वान रहे। इन्होंने सांख्यिकी के इस कार्य के अंतर्गत इन्होंने एक तथ्य कहा कि जो सांख्यिकी में कार्य होते हैं, पूर्व धारणाएं होती है या सिद्धांत होते हैं, नियम होते हैं, इनके अंतर्गत ऐसे क्षेत्रों के बारे में वृद्धि करता है, जो सांख्यिकी ऐसे क्षेत्र में वृद्धि करता है कि इनके जो परिणाम जिन तथ्यों के आधार पर परिणाम निकाले जाएंगे वे परिणाम सिद्धांतिक रूप से सही प्रकार से प्रस्तुत होंगे। इससे संबंधित परिभाषा बताई। तो लिखते हैं परिभाषा की। इन्होंने क्या कहा? तो इन्होंने कहा इन्होंने सांख्यिकी के, लिखते हैं ना, इन्होंने सांख्यिकी के कार्यों के लिए कहा कि इन्होंने सांख्यिकी के कार्यों के लिए कहा कि, अब इन्होंने सांख्यिकी कार्य के लिए क्या कहा? इन्होंने बताया कि जो सांख्यिकी होती है, सांख्यिकी में जो मौलिक सिद्धांत होते हैं, नियम होती है, पूर्व धारणाएं होती है, इसके जो क्षेत्र होते हैं, निराधार आधार होते हैं, जो परिपक्व आंकड़ों के परिपक्वता वाली अवधि होती है, उनके अंतर्गत यह वृद्धि करने का कार्य करती है, वो बढ़ाने का कार्य करती है। तो इन्होंने सांख्यिकी के कार्यों के लिए कहा कि सांख्यिकी का मौलिक सिद्धांत, सांख्यिकी का मौलिक सिद्धांत, सांख्यिकी का मौलिक सिद्धांत अज्ञान, पूर्व धारणाएं, जो उसकी संबंधित पूर्व धारणाएं है, उसकी क्या धारणाएं रखी गई है, उसके लिए निरंकुश सत्ता जो शासन चलता है, निरंकुश शासन, जिसने अत्याचार किया, एक राजा के द्वारा किसी प्रजा के ऊपर अत्याचार करना या नियम के अलावा अधिक उस प्रजा को दबाने के लिए जो कानून बनाना, वो निरंकुश सत्ता कहला सकती है हमारी। निरंकुश सत्ता, निराधार, बिना किसी आधार के, मतलब बिना किसी आधार पे इसमें टैक्स वसूले जाता है, जमीन पर कर वसूले जाता है। तो निराधार व अपरिपक्व निर्णय परंपराएं
एवं अपरिपक्व निर्णय परंपराएं, अपरिपक्व निर्णय जो लिए जाते हैं वे अपरिपक्व निर्णय परंपराएं व रूढ़िवादी सिद्धांतों के क्षेत्र को एवं रूढ़िवादी सिद्धांतों, जो रूढ़िवादी सिद्धांत होते हैं हमारे पौराणिक, कहने का तात्पर्य हो गया जो पूर्व से चले हुए आ रहे हैं, पूर्व से जो कानून हमारे हैं, उन रूढ़िवादी सिद्धांतों के क्षेत्र को हटाकर कुल मिला के कहने वाली बात हो गई, जो ऐसे सांख्यिकी के मौलिक सिद्धांत जो उस व्यक्ति को, जो किसी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से परेशान कर रहे हैं, उसके विकास में बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं, तो उन सभी तत्वों को एवं 6 सिद्धांतों को उस क्षेत्र से हटाकर ऐसे क्षेत्र की वृद्धि करता है, ऐसे क्षेत्र की वृद्धि करता है, ऐसे क्षेत्र की वृद्धि करता है कि वहां विश्लेषण किए गए, वहां विश्लेषण एनालिसिस करना कहने का तात्पर्य है, विश्लेषण से मतलब क्या हो गया, उसका एनालिसिस करना, तो वहां विश्लेषण किए गए परीक्षात्मक, विश्लेषण किए गए परीक्षात्मक, यानी परीक्षात्मक से तात्पर्य क्या हो गया, परीक्षणों के आधार पर, उनके रिजल्ट निकालने के आधार पर, तो किए गए परीक्षणात्मक तथ्यों के आधार पर जो परीक्षण किए गए हैं उन तथ्यों के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, निर्णय लिए जाते हैं और सिद्धांत बनाए जाते हैं, पुनः एक बार अध्ययन कर लेते हैं इसका परिभाषा का, कि रॉबर्ट डब्ल्यू बर्गेस ने कहा क्या, इन्होंने कहा कि सांख्यिकी के कार्यों के लिए कहा, जो सांख्यिकी कार्य बताए गए, अन्य कार्य व्यक्त किए गए या पूर्व में जो कार्य बताए थे उनके लिए कहा कि सांख्यिकी का मौलिक सिद्धांत, जो इसके मौलिक सिद्धांत बताए गए हैं, अज्ञान यानी बिना किसी ज्ञान के आधार पर किसी समंकों का, आंकड़ों का, सूचनाओं का परीक्षण कर लिया गया है, आंकड़े उठा लिए गए हैं, पूर्व धारणाएं, पूर्व वाली धारणाओं के आधार पर समंकों की जानकारी प्राप्त की जा रही है, निरंकुश सत्ता की, सत्ताधारी जो राजा होता है, जो अत्याचार करता है प्रजा के ऊपर, जो नियम होना चाहिए उन नियमों के अलावा भी अधिक नियम लागू कर देता है, निराधार बिना किसी आधार के नियमों का पालन करना, अपरिपक्व वाली अवस्था, निर्णय परंपराएं जो पहले से चली आ रही है, रूढ़िवादी सिद्धांतों के क्षेत्र को हटाकर, यानी अज्ञान, पूर्व धारणा, निरंकुश, निराधार, अपरिपक्व, निर्णय परंपराएं, मौलिक सिद्धांत और रूढ़िवादी परंपराएं, इस क्षेत्र के अंतर्गत जो भी डिसीजन लिए जाते हैं उन सबको उठा दिया जाता है और हटाकर ऐसे क्षेत्र में वृद्धि की जाती है जहां विश्लेषण पर किए गए परीक्षात्मक तथ्यों के आधार पर, यानी पहले तथ्यों को एकत्र किए जाते हैं, उनका विश्लेषण किया जाता है, फिर उनका परीक्षण किया जाता है, उनको जांचा जाता है कि जो समंक प्रस्तुत किए गए हैं सही है या नहीं, फिर उनके ऊपर निर्णय लिए जाते हैं और नए सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। ये किसने कहा था? यह परिभाषा रॉबर्ट डब्ल्यू बर्गेस ने कही थी। इस परिभाषा का अध्ययन कर लेने के बाद, इन परिभाषाओं के बाद सांख्यिकी के अन्य कार्य बता दिए गए। हम ऐसे कह सकते हैं कि सांख्यिकी के प्रमुख कार्य, हेडिंग डाल लेना बच्चों, सांख्यिकी के प्रमुख कार्य।
प्रमुख तौर पे से प्रमुख जो कार्य बताए गए हैं वह लमसम 7-8 कार्य 8-9 कार्य बताए गए हैं। उन कार्यों का विस्तार पर एक स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करेंगे। प्रथम को कार्य बताया गया है। प्रथम कार्य हमारा क्या है कि तथ्यों को, जो हमारे तथ्य होते हैं, जो समंक होते हैं, जो सूचनाएं होती है, तथ्यों को संख्यात्मक रूप से, तथ्यों किसमें, तथ्यों को संख्यात्मक रूप से व्यक्त करना। जो तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं उन तथ्यों को संख्यात्मक रूप में अंकों के रूप में व्यक्त किया जाए। अंकों के रूप में, केवल अंकों, गुणात्मक मान नहीं, जैसे हमने विशेषताओं में पढ़ा था उसकी। तो कहने का मतलब तथ्यों को निश्चित, प्रथम पॉइंट को क्या आ गया हमारा कि तथ्यों को निश्चित, तथ्यों को निश्चित, तथ्यों को निश्चित संख्याओं में व्यक्त करना। तथ्यों को निश्चित संख्याओं में क्या करना बच्चों, व्यक्त करना है। इसको प्रस्तुत किया जाए, किसमें किया जाए, निश्चित संख्या में प्रस्तुत किया जाए। कहने का तात्पर्य हो गया सांख्यिकी का जो प्रथम कार्य होता है, ध्यान से सुन लेना बच्चों, कि सांख्यिकी का प्रथम जो कार्य होता है वह कार्य होता है कि जो आपके समंक बताए गए हैं, जो तथ्य बताए गए हैं, उन तथ्यों को निश्चित संख्याओं में व्यक्त करे, उनका मान हो, उनका मापन गुणात्मक रूप से नहीं किया गया हो। जैसे मैंने पूर्व में बताया था कि सुंदरता, बुरा, अच्छा, कमजोर, पतला, मोटा, इस प्रकार से व्यक्ति का मापन करके किया जाएगा तो वह समंक सही प्रकार से प्रस्तुत नहीं होगा। तो यहाँ पर जो पहला जो कार्य बताया गया है उस कार्य का मीन्स यही है कि तथ्यों को निश्चित संख्याओं में व्यक्त किया जाए, गुणों के आधार पर उनका मापन करके समंक प्रस्तुत नहीं किए जाए, उन समंकों को निश्चित संख्याओं में प्रस्तुत किया जाए। इसमें लिख लेना कि तथ्य सांख्यिकी का प्रथम कार्य है। तो सुना जाता है कई बार कि सांख्यिकी का प्रथम कार्य कौन सा है, तो उसमें आंसर आ गया कि तथ्यों को निश्चित संख्याओं में व्यक्त करना। तो लिखिए सांख्यिकी का प्रथम कार्य, सांख्यिकी का प्रथम कार्य, प्रथम कार्य क्या है वो कार्य बताया जाएगा। तो सांख्यिकी का प्रथम कार्य तथ्यों व घटनाओं व घटकों को, तथ्यों व घटकों को निश्चित संख्या में, घटकों को निश्चित, निश्चित मतलब फिक्सेबल कह सकते हैं, यहाँ मापन अनुमान के आधार मापन कह सकता है। देखें निश्चित संख्यात्मक, निश्चित क्या बच्चों, निश्चित संख्यात्मक, निश्चित संख्यात्मक रूप देकर उन्हें, रूप देकर उन्हें अधिक शुद्ध बनाना। क्या करना, संख्यात्मक रूप देकर संख्या में उन्हें प्रस्तुत करके उन आंकड़ों को, उन सूचनाओं को अधिक शुद्ध, निश्चित व स्पष्ट बनाना है। उन्हें अधिक शुद्ध, स्पष्ट, स्पष्ट प्रस्तुत किया जाए, वह निश्चित, वह निश्चित बनाना है, बनाना है। जैसे ले लो उदाहरण, जैसे उदाहरण कब कहा जाए, जैसे अंकों में संख्यात्मक मान कैसे, जैसे संख्यात्मक मान कैसे होगा बच्चों, संख्यात्मक मान होगा जैसे 1 यूनिट, 15,000 मजदूरी हो गई या वेतन हो गया, 2 लाख उत्पादन हो गया। संख्यात्मक मान ऐसे प्रस्तुत किए जाएंगे, ठीक है। गुणात्मक मान नहीं, गुणात्मक मान नहीं, गुणात्मक मान नहीं कैसे, गुणात्मक मान में क्या आता है, गुणात्मक मान में आता है आपका क्या आ गया, सुंदरता और
मोह, ईमानदारी, ईमानदारी, कमजोर, ताकतवर, ताकतवर आदि, ये सब क्या आते हैं? इनको हम अंकों में प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, तो तथ्यों निश्चित संख्या के रूप में ही व्यक्त किया जाए। इस राम के अंतर्गत 4 यूनिट खून है, सोहन 15,000 रुपए महीने के कमाता है, ए फर्म 2 लाख रुपए का प्रतिवर्ष उत्पादन करती है। तो क्या हो गया? निश्चित संख्याएं आ गई। तो निश्चित संख्या में सांख्यिकी का प्रथम कार्य क्या हो गया? सांख्यिकी का प्रथम कार्य होता है तथ्यों व घटकों को निश्चित संख्यात्मक रूप देकर उन्हें अधिक शुद्ध व स्पष्ट व निश्चित बनाना है। तो सांख्यिकी का प्रथम कार्य हो गया। दूसरा कार्य सांख्यिकी का दूसरा कार्य क्या है कि जो जटिल तथ्य होते हैं, जो जटिल आंकड़े होते हैं, उन जटिल आंकड़ों को सरलतम रूप प्रदान करके व्यक्ति के सामने इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उसे आसानी से समझ सके। तो सेकंड बिंदु हमारा रहेगा कि जटिल तथ्यों को सरलतम रूप देना। दूसरा कार्य क्या हो गया? जटिल तथ्यों को सरलतम रूप देना एवं जटिल तथ्यों को सरलतम रूप देना एवं समझने योग्य बनाना, यानी कोई भी व्यक्ति उसे आसानी से समझ सके, समझने योग्य बनाना, यानी उनको सरलतम रूप दे दिया जाए और समझने योग्य बना दिया जाए। इस प्रकार से समंकों को प्रस्तुत किया जाए। अब इसके लिए प्रमुख विद्वान, जिसमें आपने बावले का नाम भी सुना है, बावले ने कहा भी था कि जो यानी जो जटिल समंक होंगे, उन जटिल समंकों को इस प्रकार से चित्र के माध्यम से, रेखा चित्र के माध्यम से, वक्र के माध्यम से प्रस्तुत किया जाए, व्यक्त किया जाए कि कोई भी व्यक्ति उसको आसानी से समझ सके। तो इसमें लिख लेना बावले के अनुसार। इसके अनुसार बच्चों, प्रोफेसर बावले के अनुसार, बावले ने बहुत अच्छी परिभाषा बताई। वैसे विद्वान जो होते हैं अच्छी परिभाषाएं बताते हैं, बुरी तो कौन बताते हैं, ठीक है। तो बावले ने क्या कहा? बावले ने कहा कि एक जटिल समूह के एक जटिल समूह के, जटिल से तात्पर्य डिफिकल्ट होना, कठिन होना, ये समझने में बहुत दिमाग लगाना कहने का तात्पर्य। तो एक जटिल समूह के सांख्यिकीय अनुमानों का, सांख्यिकीय अनुमानों का, जो अनुमान प्रस्तुत किए जाते हैं, अनुमानों का उद्देश्य क्या उद्देश्य है कि जटिल तथ्यों को सरलतम रूप ऐसे चित्र के द्वारा रेखाचित्र प्रस्तुत किया जाए कि वह सरल हो जाए। तो एक जटिल समूह के सांख्यिकीय अनुमानों का उद्देश्य, एक ऐसा चित्र प्रस्तुत करना होता है, एक ऐसा चित्र प्रस्तुत करना होता है, ऐसा चित्र प्रस्तुत करना होता है। आगे ना, किसके माध्यम से बोल रहे हैं हम? चित्र के माध्यम से। ऐसा चित्र प्रस्तुत करना होता है जिससे मस्तिष्क, जो हमारा मस्तिष्क होता है, यानी मस्तिष्क साधारण क्रिया के द्वारा ही उसको समझ सके, साधारण प्रयास के द्वारा, जिससे मस्तिष्क साधारण प्रयास से क्या हो जाए? उसको समस्त महत्वों को समझ जाए। तो साधारण प्रयास से ही समस्त महत्व को समझ सके, समस्त महत्व को समझ सके। किसने कहा था? ये बावले साहब ने कहा था। बावले ने
परिभाषा बताई। उन्होंने कहा कि जटिल तथ्यों को सरलतम रूप देने के लिए समझने योग्य बनाया जाए, अर्थात उन्होंने कहा कि जटिल समूह के जो सांख्यिकीय अनुमान होते हैं उनका क्या उद्देश्य होता है, उनका यही उद्देश्य होता है कि एक ऐसा चित्र प्रस्तुत करना होता है जिससे मस्तिष्क साधारण प्रयास से ही समस्त महत्व को समझ। जो चित्र बनाया गया है उसका उद्देश्य क्या है, उसका महत्व क्या है, हमारे जीवन में किस प्रकार उपयोगी है, ये सभी तथ्य आसानी से हम समझ सके, ये दूसरा कार्य बताया गया। इसके लिए जाना इसका आगे थर्ड नंबर का तीसरा कार्य लिखेंगे हम, इलियास स्क्रीनशॉट, ठीक है। थर्ड नंबर डाल लीजिए। तीसरा कार्य कौन सा, डब्ल्यू की परिभाषा हो गई हमारी, तो सांख्यिक कार्य बता दिए गए हैं। एग्जाम में कई बार पूछ लेता है कि साहब बावले साहब ने ये की परिभाषा तो जटिल तथ्यों को चित्रों के माध्यम से इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है कि मस्तिष्क को हल्का सा भी जोर नहीं है, व्यक्ति तुरंत आंकड़े तथ्य समझ जाएगा। किसने कहा था, प्रोफेसर बावले ने कहा था। किसने कहा था बच्चों, बावले ने कहा था। डाल लेना थर्ड नंबर। चलिए थर्ड नंबर क्या है, थर्ड नंबर में बताया गया कि जो समग्र सरलीकृत होते हैं उनकी जो समग्र प्रस्तुत किए जाते हैं वो संबंध इस प्रकार से व्यक्त करें कि आपस में जो आंकड़े संबंधित हो जाए एक दूसरे से। तो तीसरा कार्य बताया गया कि सरलीकृत समंकों में, तीसरा कार्य क्या है, सरलीकृत समंकों में तुलनात्मक अध्ययन की तुलनात्मक गुण आ गया, तुलनात्मक वाला जो तुलनात्मक गुण के बारे में हमने पहले पढ़ा था। सरलीकृत समंकों में तुलनात्मक अध्ययन की सुविधा प्रदान करना, अध्ययन की सुविधा प्रदान करना, यानी उसको सरलता पूर्ण रूप से समझ सके। तो सुविधा प्रदान करना व संबंध स्थापित करना, व संबंध स्थापित करना, संबंध स्थापित करना, यानी किस प्रकार से उन संबंधों को क्या किया जाए, इस प्रकार से स्थापित किया जाए कि सभी का आपस में एक दूसरे का महत्व हो जाए। इस प्रकार से उनको आंकड़ों को, सूचनाओं को प्रस्तुत किया जाए। इसमें बावले ने कहा, एक बात बताई कि जो समंक होते हैं हमारे, समंकों को सही रूप से प्रस्तुत किया जाए, उनको व्यवस्थित आंकड़े प्रस्तुत किए जाए, उनमें हम सरलता पूर्वक तुलना कर सके, यानी हम उनमें कोई भी गलत तथ्य नहीं निकाल सकते, सभी तथ्य सही प्रकार से प्रस्तुत कर देंगे। तो बावले ने कहा कि सांख्यिकी का मुख्य, सांख्यिकी का मुख्य क्या होता है, सांख्यिकी का मुख्य व्यवहारिक उपयोग, मुख्य व्यवहारिक उपयोग, यानी हमारे जीवन में किस प्रकार का उपयोग किया जाए। तो व्यवहारिक उपयोग सापेक्षिक महत्व, सापेक्षिक महत्व, यानी सापेक्षिक जो महत्व होता है वह महत्व किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाए, उसे किस प्रकार से व्यक्त किया जाए, उसके बारे में बताया गया कि जो समंक होते हैं हमारे, समंकों को किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाए, आंकड़े किस प्रकार से लिखे जाए, उसके लिए बताया गया। जो समंक जो हमारे होते हैं, आंकड़े जो हमारे होते हैं, उन आंकड़ों को किस प्रकार से व्यक्त करें ताकि हम उनके बारे में सही सूचना प्राप्त कर ले और सही सही समझ सके। तो सांख्यिकी का मुख्य व्यवहारिक उपयोग सापेक्षिक महत्व, और क्या आ गया इसमें, सापेक्षिक महत्व जिसे किसी व्यक्ति के द्वारा, सापेक्षिक महत्व जिसे किसी व्यक्ति के द्वारा
जिसे किसी व्यक्ति के द्वारा गलत समझने की संभावना रहती है, गलत समझने की संभावना रहती है। वहां आंकड़ों करता है, गलत समझ जाता है कि आंकड़े कहना क्या जाते हैं, व्यक्ति समझ क्या जाता है। तो गलत समझने की जो संभावना रहती है, पर उन्हें प्रकट करना होता है कि जो संभावनाएं गलत हुई है उन्हें किस प्रकार से पढ़ करें, समंक सदैव ही तुलनात्मक होते हैं। समंक सदैव मतलब हमेशा, सदैव ही कैसे होते हैं, तुलनात्मक। विशेषताओं पीछे पढ़ा था हमने, तुलनात्मक होते हैं। यानी जो हमारे समंक होते हैं, बावले ने क्या कहा, बावले ने कहा कि जो सांख्यिकी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मुख्य उद्देश्य के लिए उन्होंने बताया कि सांख्यिकी का मुख्य उद्देश्य व्यावहारिक उपयोग, सापेक्षिक महत्व, जिसे किसी व्यक्ति के द्वारा गलत समझने की संभावना रहती है, यानी व्यक्ति गलत समझ जाता है या उन्हें प्रकट करना होता है, गलत सूचनाओं को, समंकों को प्रकट करना होता है ताकि वह गलत सूचनाएं प्राप्त हो जाए, अलग तथ्यों को निकाल लिया जाए। तो समंक कैसे होते हैं, सदैव तुलनात्मक होते हैं, वो सही पक्ष को भी व्यक्त करते हैं और गलत पक्ष को भी व्यक्त करते हैं। यह तीसरा कार्य हो गया। चौथा कार्य लिखिए, नीति निर्धारण की सुविधा प्रदान करना। चौथा कार्य क्या आ गया, नीति निर्धारण की सुविधा प्रदान करना। यानी जो कानून होते हैं, नियम होते हैं, उनके अंतर्गत उन्हें इस प्रकार नीति कानूनों के अनुसार उनको प्रस्तुत करने की सुविधा होती है। जैसे सरकार के द्वारा आर्थिक नीतियां, राजनीतिक नीतियां, सामाजिक नीतियां और बहुत सारी नीतियां बनाई जाती है, कानून बनाए जाते हैं, उसको प्रस्तुत किया जाए। जैसे कोई सिद्धांत होते हैं, जैसे माल्थस ने भी सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जनसंख्या सिद्धांत। याद रखना कि माल्थस के द्वारा प्रस्तुत किया गया सिद्धांत कौन सा है, जनसंख्या सिद्धांत है। और एंजिल जो प्रमुख विद्वान रहे हैं, एंजिल साहब ने पारिवारिक बजट का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो इसमें देखना, नीति निर्धारण सुविधा प्रदान करने के अंतर्गत कि राष्ट्र के लिए उचित सामाजिक क्या करना, उचित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक नीतियों का निर्धारण, आर्थिक व राजनीतिक नीतियों का निर्धारण, राजनीतिक नीतियों का जो क्या किया जाएगा, उनका निर्धारण किया जाएगा। तो राजनीतिक नीतियों का निर्धारण उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर होता है। जो आंकड़े हमारे पास उपलब्ध होते हैं, उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर होता है। जो नीति निर्धारण के जो आंकड़े होते हैं, उनके आधार पर आंकड़ों को प्रस्तुत किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। वो आंकड़े कौन से होंगे, कोई भी तथ्य से आंकड़े हो सकते हैं, किसी भी आधार पर प्रस्तुत हो सकते हैं। जैसे समंकों की सहायता के आधार पर, सहायता से ही जो हमारे समंक, जो जिन समंकों को हम प्रस्तुत करते हैं, सामने व्यक्त करते हैं, तो समंकों की सहायता से ही अर्थशास्त्र के विभिन्न नियमों का जो नियम बनाए जाते हैं, उसके लिए अर्थशास्त्र के लिए जो कानून बनाए जाते हैं, तो अर्थशास्त्र के विभिन्न नियमों का प्रतिपादन किया जाता है। विभिन्न नियमों का क्या किया जाता है बच्चों, प्रतिपादन
प्रतिपादन किया जाता है। अब वे नियम सिद्धांत कुछ भी जैसे देख लो, जैसे माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, जैसे माल्थस का कौन सा सिद्धांत है? जनसंख्या सिद्धांत। मैंने पहले बताया था आपको, प्रश्नावली पर हुआ था आपका कि माल्थस के द्वारा जनसंख्या सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। तो माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत और कौन सा बताया मैंने? और एंजल का पारिवारिक बजट सिद्धांत, और एंजल का, विद्वान रहे ये बहुत बड़े, एंजल का पारिवारिक बजट सिद्धांत क्या है? इसके आधार बताए गए हैं, सिद्धांत के आधार समंक हैं। क्या है इनकी? ये आधार समंक है। इसके लिए हमारे प्रमुख विद्वान मार्शल ने भी कहा था, मार्शल ने बहुत अच्छी बात कही कि जो समंक होते हैं वे समंक हमारे एक ऐसी मिट्टी है जो हमारे अर्थशास्त्री इसके चारों तरफ लगे हुए हैं। मतलब जैसे ईंटें होती है, मिट्टी की क्या होती है? ईंटें होती है। तो मकान क्या होती है? चारों तरफ लगी हुई होती है। उसी प्रकार जो अर्थशास्त्र है, जो समंक जो होते हैं वह चारों ओर हमारे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, जो सांख्यिकी में प्रस्तुत किए जाते हैं। तो परिभाषा लिखना मार्शल के अनुसार, किसके अनुसार है? प्रोफेसर मार्शल के अनुसार। मार्शल ने पूछा है, मार्शल की परिभाषा कई बार पूछी गई है कि समंक एक ऐसी मिट्टी है जिसे किसी अन्य अर्थशास्त्रियों की तरह मुझे भी ये ईंटें बनानी होती है। ईंटें का मतलब मुझे भी समंक बनाने होते हैं। किसने कहा था? प्रोफेसर मार्शल ने कहा था। लिख लो परिभाषा को कि समंक ऐसी मिट्टी है, समंक ऐसी मिट्टी है, मिट्टी स्थापित है उसकी ईंटों से। समंक एक ऐसी मिट्टी है जिनसे अन्य अर्थशास्त्रियों की तरह जो अन्य अर्थशास्त्री होते हैं उसकी तरह चारों तरफ ईंटें कार्य करती है। वो जैसे ईंटें बनाते हैं, आंकड़े प्रस्तुत करते हैं, उसी तरह मुझे भी वो ईंटें बनानी होती है। तो अन्य अर्थशास्त्रियों की तरह मुझे भी ईंटें बनानी है, मुझे भी क्या बनानी है बच्चों? ईंटें बनानी है। तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि समंक एक ऐसी मिट्टी है जिनसे किसी अन्य अर्थशास्त्रियों की तरह मुझे क्या बनानी होती है? ईंटें बनानी होती है। यह वाक्य, तो यह परिभाषा किसके द्वारा व्यक्त की गई थी? यह परिभाषा मार्शल के द्वारा व्यक्त की गई थी। यह होगा हमारा चौथा कार्य। 4 कार्य पूरे हो गए हमारे। ये 4 कार्य बताए गए जिसमें हमने माल्थस का जो जनसंख्या सिद्धांत पढ़ा, यह प्रमुख सिद्धांत रहा है। इस सिद्धांत के अनुसार या केवल ये पूछा गया कि जनसंख्या सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? माल्थस ने। एंड पारिवारिक बजट सिद्धांत एंजल ने। 2 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा इसी में से कि समंक एक ऐसी मिट्टी जिनसे अन्य अर्थशास्त्र मुझे भी क्या बनानी होती है? ईंटें बनानी होती है। किसने कहा था? मार्शल ने कहा था। 3 प्रश्न हो गए। चौथा प्रश्न क्या बना कार्य के अंतर्गत कि समंकों का या सांख्यिकी का प्रथम कार्य क्या है? तथ्यों को संख्याओं में व्यक्त करना। 4 कार्य हो गए, यानी 4 प्रकार के क्वेश्चन बना दिए हमने। 4 हमारे कार्य में और 4 हमारे प्रश्न बना दिए हमने। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है? हम आगे लिखते हैं। अभी 4 कार्य और है, फिर काफी बड़ा मैटर हो जाता है हमारा। लिख लिया? नंबर डाल लीजिए 5 नंबर। 5वां कार्य क्या बताया गया समूह का? ये इतनी थ्योरी में दिखाने का उद्देश्य क्या है? ताकि विद्यार्थी को किताब उठाने की आवश्यकता नहीं पड़े, इसको पूरा मैटर इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगा, आराम से पढ़ के पास हो सकता है। एएसवी परीक्षा को, कंप्यूटर संगणक के एग्जाम को बीकॉम फर्स्ट ईयर वाले विद्यार्थी आराम से पढ़कर अपनी नैया पार कर सकते हैं, यानी आगे अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो अगला 5वां जो कार्य बताएगा वह हमारा है व्यक्तिगत अनुभव व ज्ञान में वृद्धि करना।
लिख लीजिए। पांचवा कार्य व्यक्तिगत अनुभव, व्यक्तिगत अनुभव व ज्ञान में क्या करना, वृद्धि करना। जो व्यक्तिगत अनुभव है, व्यक्तिगत अनुभव के साथ साथ उस सांख्यिकी के ज्ञान में क्या की जाए, वृद्धि कर जाए, उसमें कुछ सुधार किया जाए ताकि समस्याएं नहीं आए। तो इसमें प्रमुख कई अर्थशास्त्रियों ने परिभाषा दी, हिप्पल ने भी कहा, प्रोफेसर बाउंडे ने भी कहा था, और अनेक विद्वान भी रहे हैं। तो छोटी परिभाषा, अच्छी परिभाषा भी है। तो व्यक्तिगत ज्ञान में, अनुभव में हम सांख्यिकी के द्वारा किस प्रकार से वृद्धि कर सकते हैं। नंबर डालिए हिप्पल के अनुसार। प्रथम जो विद्वान रहा हमारा कौन सा रहा है, हिप्पल। हिप्पल के अनुसार, हिप्पल के अनुसार व्यक्ति के ज्ञान में या उसके अनुभवों में किस प्रकार से वृद्धि होती है। तो इसमें लिखिए कि समंक व्यक्ति के, समंक व्यक्ति के, समंक व्यक्ति के, समंक व्यक्ति के ज्ञान के क्षितिज की वृद्धि में सहायक है। किसमें, क्षितिज, क्षितिज की वृद्धि में क्या है, सहायक है। क्षितिज का मतलब क्या होता है, रुकी हुई, यानी उस एक ही बिंदु पर आपका ज्ञान रुका हुआ है। समग्र व्यक्ति के ज्ञान के क्षितिज में वृद्धि में सहायक है। किसने कहा था, हिप्पल ने कहा था कि जो व्यक्ति का ज्ञान रुका हुआ है, क्षितिज अवस्था के अंतर्गत है, उस ज्ञान में वृद्धि करना हमारा कार्य भी यही है, अनुभव ज्ञान में वृद्धि करना, उस रुके हुए कार्य में वृद्धि की जाए। जैसे एक विद्यार्थी के लिए कहा जाता है कि विद्यार्थी किताबों का अध्ययन करता रहता है, पढ़ता रहता है, तो उसे आगे आने वाली संपूर्ण सूचनाएं से क्या रहता है, अवगत रहता है, वह ज्ञान पूरा उसका मस्तिष्क में फिट रहता है। इसलिए कहा जाता है कि किताबों का अध्ययन करते रहिए ताकि आप आलसी नहीं हो, आपका ज्ञान क्या नहीं हो सके, क्षितिज नहीं हो सके, एक बिंदु पर टिके नहीं, वह आगे बढ़ता रहे। बावले ने क्या तथ्य कहा, तो देखो बावले के अनुसार लिख लीजिए कि बावले ने क्या बात बताई। प्रोफेसर बावले के अनुसार, प्रोफेसर बावले ने क्या कहा, लिखिए कि सांख्यिकी का उचित कार्य वास्तव में, सांख्यिकी का उचित कार्य वास्तव में, सांख्यिकी का उचित कार्य वास्तव में व्यक्तिगत अनुभव में वृद्धि करना है। किसमें बच्चों, उचित कार्य वास्तव में व्यक्तिगत, जो व्यक्ति के पर्सनल, व्यक्ति के जो अनुभव होते हैं, व्यक्तिगत अनुभवों में वृद्धि करना है। यानी सांख्य का क्या उद्देश्य हो गया, हम ऐसे कह सकते हैं कुल रूप से कि डॉक्टर बावले ने कहा क्या कार्य, कि सांख्य का जो उचित कार्य होता है, यानी व्यवस्थित जो कार्य होता है, उस कार्य का उद्देश्य होता है कि व्यक्तिगत अनुभव में की जाए, वृद्धि की जाए। वह वृद्धि करने के प्रयास करता रहता है कि मैं इन कार्यों के अंदर वृद्धि किस प्रकार से होगी, जिस प्रकार से व्यक्ति सफलता अर्जित करने के लिए विभिन्न प्रकार के तत्वों की खोज करता है कि मैं ऐसे कौन से कार्य करूं जिससे मुझे सफलता मिल जाए, यानी सफलता मिलने के बाद उसके अनुभव में वृद्धि हो जाए, उसके ज्ञान में वृद्धि हो जाए। इस प्रकार के कार्यों के द्वारा अपने ज्ञान में व अनुभव में कर सकता है, वृद्धि कर सकता है। ये पांचवा कार्य हो गया हमारा। 5 कार्य बता दिए गए हमारे सांख्यिकी के। अगला छठा नंबर डाल लीजिए, छठा कार्य कौन सा है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। छठा जो कार्य बताया गया उसके अंतर्गत समस्याओं से अवगत कराने के बारे में बताया गया कि जो समस्याएं होती है हमारे समझ एकत्र करते समय, उन समस्याओं को निश्चित किया जाए और उन पे महत्व क्या डाला जाए, प्रकाश डाला जाए, ताकि विद्यार्थी समझ सके साहब जब मैं आंकड़े एकत्र करूंगा तो मुझे किस प्रकार की समस्या हमारे सामने प्रस्तुत होगी। तो छठा जो हमारा कार्य बताया यही बताया गया है कि समस्या के निश्चित रूप प्रदान करना। छठा कार्य क्या है, समस्या का निश्चित
रूप प्रदान करना एवं उसके ऊपर क्या डालना, प्रकाश डालना उसके महत्व पर, एवं उनके महत्व पर प्रकाश डालना, एवं उनके महत्व पर प्रकाश डालना, यानी संख्या को निश्चय रूप प्रदान किया जाए और उसकी महत्व क्या डाला जाए, प्रकाश डाला जाए, यानी वो समस्या को किस प्रकार से दूर कर सकते हैं विद्यार्थी, उस समस्या से जब उसके अवगत हो सके, उसे पता लग जाए। तो इसके लिए लॉर्ड केल्विन ने एक बात कही, लॉर्ड केल्विन के अनुसार लिख लीजिए, थोड़ा आज जल्दी लिखा रहा हूं ताकि ये पॉइंट आपका पूरा हो जाए, कल नया पॉइंट स्टार्ट कर दे। तो केल्विन ने कहा गया कि आप जिस विषय की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी सबसे अच्छी बात कही है, इसका क्वेश्चन आया हुआ भी है कई बार एग्जाम में, कि आप जिस विषय की बात कर रहे हैं, इस पॉइंट को, इस परिभाषा को अच्छी तरह से याद कर लेना कि यह परिभाषा किसने कही है। एग्जाम में कई बार प्रश्न आ चुका है मतलब आ चुका, आप कैसे समझे, आपकी इंपॉर्टेंट परिभाषा होगी किसी तथ्य से, किसी भी विषय के बारे में, कि आप जिस विषय की बात कर रहे हैं यदि आप उसे माप सकते हैं, यदि आप उसे माप सकते हैं, कहने का तात्पर्य है कि आप उस विषय का मापन कर सकते हैं या उसे संख्या के रूप में व्यक्त, केवल मापने का मतलब है उसे संख्या के रूप में व्यक्त करना, यदि आप उसे माप सकते हैं तथा संख्या में व्यक्त कर सकते हैं तो, तथा आ गई ना बात यहाँ पे, तथा संख्या में व्यक्त कर सकते हैं, तो यानी आप किसी विषय की बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, उस विषय की बात करते करते आप उसका मापन कर सकते हैं, और मापन करते करते उस विषय को उसका मापन संख्या में व्यक्त कर सकते हैं, तो आप उसके विषय में कुछ जानते हैं, आप उसके विषय में कुछ जानते हैं। लेकिन एक बात बता दी उन्होंने, केल्विन साहब ने क्या कहा कि लेकिन जब आप उसे माप नहीं सकते, यानी उसका आप उसका मापन नहीं कर सकते, मापन किसमें, अंकों में, कि जब आप उसे माप नहीं सकते, कोमा अंकों में व्यक्त नहीं कर सकते, तो अंकों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, तो आप उस विषय के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, आपका ज्ञान छोटा सा है, अल्प ज्ञान हो जाएगा। तथा अंकों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं तो आपका ज्ञान क्या हो जाएगा, आपका ज्ञान अल्प तथा अपर्याप्त है, तो आपका जो ज्ञान है वह ज्ञान क्या हो जाएगा, कम माना जाएगा, अल्प व अपर्याप्त है। ये बात हमारे केल्विन साहब ने कही कि जो सांख्यिकी जो होती है समस्या, उसमें कार्य के अंदर समस्या का निश्चित रूप प्रदान किया जाता है और उसके महत्व प्रकार डाला जाता है। अर्थात केल्विन ने कहा कि आप जिस विषय की बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट परिभाषा इसलिए रिपीट कर रहा हूं, कि आप जिस विषय की बात कर रहे हैं कि आप उस विषय का क्या नहीं कर सकते, माप सकते हैं, तथा उसे मापने के आधार पर संख्या में व्यक्त कर सकते हैं, चर्चा करना, मापना, संख्यात्मक रूप में व्यक्त करना, तो आप उस विषय के बारे में कुछ क्या होगे, जानकारी रखते हैं। और यदि लेकिन
लेकिन जब आप उसे माप नहीं सकते, उसका मापन नहीं कर सकते, अंकों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, तो आपका ज्ञान जो होगा वह कैसे हो जाएगा? अल्प एवं अपर्याप्त होगा। और यह परिभाषा किसने कही थी? लॉर्ड केल्विन ने कही थी। उन्होंने इस परिभाषा के माध्यम से समझाया है या व्यक्त किया है। इसके बारे में हो गया। अगली 7वीं विशेषता लिखिए। 7 क्या है कि दूसरे विज्ञानों के नियमों की जांच करना। 7वां क्या हो गया? दूसरे विज्ञान, जो तथ्य बताए जाते हैं विज्ञानों की जांच करना। जांच करना यह भी संघ का कार्य है। संघ कार्य की जो दूसरे तथ्य बताए गए हैं, दूसरा प्रस्तुत किए गए हैं, उनके जांच किया जाए, उनका मापन किया जाए, और जांच व मापन जो होगा वह सांख्यिकी रीतियों के माध्यम से होगा। तो दूसरे की जांच किस आधार पर की जाएगी? जांच, तो यहां लिख देते हैं हम, जांच का आधार आगमन व निर्गमन विधियों एवं सांख्यिकी की रीतियों द्वारा किया जाता है। यानी जो सामान्य विज्ञानों की जांच की, दूसरे विज्ञान की जांच करने का जो आधार हो, जांच का जो आधार होता है वह आगमन और निगमन विधियों द्वारा या सांख्यिकी जो रीतियां है, समांतर, माध्य, मध्यिका, प्रमाप विचरण, सहसंबंध, अपकिरण, विषमता, प्रतीपगमन इत्यादि जो रीतियां हैं, इन रीतियों द्वारा किया जाता है। ये 7वां कार्य हो गया। स्क्रीनशॉट लेना इसका। 8वां कार्य देखते हैं। 8वां कार्य क्या गया? 8वें कार्य के अंदर उन्होंने बताया कि तथ्यों के मध्य सहसंबंध की मात्रा प्रदर्शित करना। 8वां कार्य क्या बता दिया उन्हें? कि तथ्यों के मध्य क्या सहसंबंध, उनमें सहसंबंध पाया गया है या नहीं। तो लिखिए कि तथ्यों के मध्य, 8वां कार्य क्या है? 8वां कार्य तथ्यों के मध्य सहसंबंध। क्या बच्चों? तथ्यों के मध्य सहसंबंध, तथ्यों में जो सहसंबंध पाया जाता है, कोरिलेशन पाया जाता है, उस कोरिलेशन की मात्रा को प्रदर्शित करना। सहसंबंध की मात्रा को प्रदर्शित करना। यानी जो तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं उनके मध्य सहसंबंध की मात्रा को प्रदर्शित किया जाए, प्रस्तुत किया जाए, उनका आपसी संबंध व्यक्त किया जाए। जैसे उदाहरण के तौर पे कह सकते हैं, इसका उदाहरण ले सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए भारतीय जो कृषि है हमारी, भारतीय कृषि किस पर निर्भर है? भारतीय कृषि किस पर निर्भर है बच्चों? वर्षा पर। भारतीय कृषि वर्षा पर निर्भर है। तो वर्षा होगी तो क्या होगी? फसल का क्या होगा? उत्पादन होगा। और यदि वर्षा नहीं होगी, और यदि वर्षा नहीं होती तो क्या होगा बच्चों? तो फसल का उत्पादन कम या नहीं होगा। तो इन दोनों तथ्यों के मध्य में क्या पाया गया? सहसंबंध। दोनों तथ्यों में क्या पाया गया? सहसंबंध। जो हमारी सांख्यिकी होती है उसका कार्य भी ये है कि तथ्यों के मध्य सहसंबंध की मात्रा को
प्रदर्शित किया जाए। अब यहाँ पर मैंने कम कहा तो यानी कितनी मात्रा प्रदर्शित हुई, वर्षा हुई तो उत्पादन कितना हुआ साहब, वर्षा के होने से हमारे पास उत्पादन हो गया लगभग मान लीजिए साहब 100%। कितना हुआ 100%। अब यहाँ पर वर्षा नहीं हो रही है तो वर्षा नहीं हो रही तो उत्पादन कितना हो जाएगा, उत्पादन आगे घट जाएगा। तो मान लो वर्षा नहीं होने के कारण उत्पादन कितना हुआ, केवल उत्पादन कितना हुआ, केवल 40%। कि भारत के अंतर्गत पानी की कमी है और यहाँ के किसान किस पे निर्भर है, पूर्ण रूप से वर्षा पर निर्भर है। वर्षा होगी तो फसल का उत्पादन होता है, वर्षा नहीं होती तो उत्पादन नहीं होता है। तो यहाँ पर कृषि और वर्षा क्या है, दोनों के मध्य में क्या पाया जाता है, सहसंबंध पाया जाता है, सहसंबंध को व्यक्त किया जाता है। यह इसके बारे में तथ्य बता दिया गया। अंतिम जो कार्य बताया गया है, 9वां कार्य है, उसको भी लिख लो। समझ में आ गया सहसंबंध कैसे होगा। इस प्रकार से सहसंबंध को प्रदर्शित किया जाता है। 9वां कार्य लिखिए कि सांख्यिकी विज्ञान जो होता है यह वर्तमान तथ्यों का क्या करती है, विश्लेषण करती है और वर्तमान तथ्यों के आधार पर भविष्य का क्या करती है, पूर्वानुमान लगाती है। तो सांख्यिकी वर्तमान तथ्यों का, सांख्यिकी वर्तमान तथ्यों का विश्लेषण करके भविष्य के लिए पूर्वानुमान लगाती है, करके भविष्य के लिए क्या लगाती है बच्चों, भविष्य के लिए पूर्वानुमान लगाती है। ये सब हो गया। तो सांख्यिकी जो होती है वह वर्तमान तथ्यों का विश्लेषण करके भविष्य के लिए क्या लगाती है, पूर्वानुमान लगाती है। भविष्य के लिए अनुमान